गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? बहुत बढ़िया होंगे, होना भी चाहिए। तो आज हम पढ़ते हैं इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। ठीक है, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। देखो, वैसे मुझे ऐसा लगता है कि कैटलिस्ट के बारे में सबको ही पता होता है, बच्चे से बच्चों को पता होता है कि कैटलिस्ट का क्या इफेक्ट पड़ता है किसी भी रिएक्शन में। अगर मैं आपसे पूछूं कि कैटलिस्ट का क्या इफेक्ट पड़ता है, देखो हम बचपन में क्या पढ़ते हैं, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, जब हम छोटे बच्चे होते हैं, हम जब क्या होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, तो हम क्या बोलते हैं कि आप बोलोगे उस टाइम पे मैम कि कोई भी रिएक्शन हुई, अगर ये रिएक्शन बिना कैटलिस्ट के आपके 1 घंटे में हो रही है, और तो अगर हम कैटलिस्ट इसमें डाल दें तो ये क्या हो जाएगी, आपकी आपकी किस में हो जाएगी, जल्दी हो जाएगी, लाइक आपकी 10 मिनट में हो गई। इसका मतलब होता है कैटलिस्ट क्या करता है, बिना रिएक्शन में इन्वॉल्व हुए आपकी रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है। जैसे कि मैंने बोला, जब मैंने कैटलिस्ट नहीं डाला होता है तो रिएक्शन देखो 1 घंटे में हो रही है, लेकिन जैसे ही मैंने कैटलिस्ट डाला तो रिएक्शन क्या होने लग गई, फास्ट हुई और 10 मिनट में हो गई। ठीक है, ये तो हम जब बचपन में पढ़ते हैं, लेकिन जब हम बड़े बच्चे हो जाते हैं, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, जब हम बड़े बच्चे हो जाते हैं तो हम बेटा क्या पढ़ते हैं, हम बोलते हैं मैम, आप बोलोगे कि मैम जो कैटलिस्ट होता है वो क्या करता है, आपकी जो एक्टिवेशन एनर्जी होती है उसको डिक्रीज कर देता है, एक्टिवेशन एनर्जी को आपका डिक्रीज कर देता है। और हमने कल ही पढ़ा था कि जैसे जैसे आपका एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो जाएगा, आपका डिक्रीज हो जाएगा, बिकॉज वो इतना बड़ा टाइप का बैरियर टाइप का होता है, ऐसा टाइप का बैरियर होता है, ये आपका पोटेंशियल एनर्जी बैरियर। ये जो आपका बैरियर होता है, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी होता है, इसको हम पोटेंशियल एनर्जी बैरियर भी बोलते हैं और एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर भी बोलते हैं। तो आप बोलोगे मैम जैसे जैसे एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ेगा, देखो ना, आपके रिएक्टेंट को इतना बड़ा बैरियर पार करना पड़ेगा यहाँ तक पहुँचने के लिए। इसका मतलब है कि एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ेगा, आपका रेट कांस्टेंट जो होगा वो क्या होगा, घटेगा, और रिएक्शन क्या होगी, आपकी देर पे होगी। ठीक है, तो यानी कि जैसे मैं कैटलिस्ट डालूंगी तो एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज हो जाती है। कैसे डिक्रीज होती है वो हम देखते हैं, इसको हम मिटा रहे हैं। देखो, हमें पता होता है इस ग्राफ के बारे में कि ऐसा टाइप का एक ग्राफ है, ये आपका रिएक्शन कोऑर्डिनेट होता है, जो हमें क्या बताता है, रिएक्शन कोऑर्डिनेट हमें बताता है कि कैसे रिएक्टेंट से कोऑर्डिनेट, एक मिनट, ठीक है, रिएक्शन कोऑर्डिनेट बताता है कि कैसे आपका जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा होगा उस टाइम पे जो आपके मॉलिक्यूल्स होंगे उनकी एनर्जी में कैसे डिफरेंस आ रहा होगा, ये आपका बताता है। ठीक है, ये आपका पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे होता है, यहाँ से यहाँ तक हम क्या बोलेंगे, इसको हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी बैरियर भी बोलते हैं बेटा, और हम इसको क्या बोल सकते हैं, और एक्टिवेशन एनर्जी भी बोलते हैं, या फिर एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर भी आप बोलोगे, क्योंकि हमारे लिए तो ये एक क्या है, बैरियर है। ठीक है, ठीक, हम इतना समझ गए। अब यहाँ पे इस वाले पार्ट में हमारा होता है रिएक्टेंट और इस वाले पार्ट में हमारा होता है प्रोडक्ट। ठीक है, इतना भी हम समझ गए। ये वाला पार्ट जो होता है यहाँ पे हमारे पास होता है इंटरमीडिएट बनता है। चलो, क्या होता है, मैंने बोला नॉर्मली रिएक्शन हो रही थी, रिएक्टेंट इस एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर को पार करने की कोशिश कर रहा था और प्रोडक्ट में पहुंचने की कोशिश कर रहा था, यानी प्रोडक्ट बनने की कोशिश कर रहा था। मान लो कि जब मैंने यहाँ पे कैटलिस्ट नहीं डाला, इस टाइम पे आपका जो कम से कम इस रिएक्शन को होने में कितना, 2 आवर्स लग गए। क्या लग गए, 2 आवर्स लग गए। अब मैंने जैसे ही इसमें कैटलिस्ट डाला, चलो एक रिएक्शन है हमारे पास KClO3, ठीक है, और ये बनाता है आपका KCl बनाता है और आपका O2 बनाता है। ठीक है, और अगर आपको बैलेंस करनी है तो हम नीचे कर लेते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं, ये है आपका KClO3, यहाँ पे हम हीट देते हैं, ये आपका KCl प्लस O2 बनाता है। ठीक है, ऑक्सीजन यहाँ पे आपका 3 है, 2 करेंगे, यहाँ पे आपका 3 हो जाएगा, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, और यहाँ पे आपका ऐसा हो जाएगा। ठीक है,
अब मैंने बोला जब आपका ये बैलेंस करने के बाद मैंने यहाँ पे इसे ऐड किया, मैंने बोला कि जैसे जैसे यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी जो भी था अभी बढ़ रही है, यहाँ पे आपका कहीं इंटरमीडिएट बनेगा, इंटरमीडिएट बनेगा, ये इंटरमीडिएट बना है जो, इसी को हम एक्टिवेशन एनर्जी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक बनने के लिए ही हमारी एक्टिवेशन एनर्जी दी जाती है। इन मॉलिक्यूल के पास इतनी एक्टिवेशन एनर्जी होती है, या फिर हम बोल सकते हैं, हमने पढ़ा था कि जो मॉलिक्यूल्स होता है या ये कंपाउंड है, इसके पास इतनी एक्टिवेशन एनर्जी है कि ये क्या करेगा, यहाँ पे एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स को फॉर्म करता है, ठीक है। और थ्रेशोल्ड एनर्जी इसके पास क्या होनी चाहिए, एक्टिवेशन एनर्जी से ज़्यादा होनी चाहिए, तभी आपका क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा। चलो ठीक है, मैंने बोला यहाँ पे मैंने कोई कैटलिस्ट नहीं डाला और यहाँ पे ये आपका प्रोडक्ट बनाने की कोशिश कर रहा है, और ये रिएक्शन को प्रोडक्ट बनने में, यानी कि रिएक्शन होने में कम से कम 2 घंटा लगा। मैंने बोला जैसे ही मैंने कैटलिस्ट ऐड किया, अब मैंने क्या किया, कैटलिस्ट को ऐड किया, ब्लैक मार्कर से देख लेना, जैसे ही मैंने कैटलिस्ट ऐड किया, मैंने देखा कि आपका जो ये एक्टिवेशन एनर्जी का जो बैरियर है वो क्या हो गया बेटा, डिक्रीज हो गया। यानी कि अब जो मेरी एक्टिवेशन एनर्जी है वो मेरी ये है, ठीक है, ये मेरी एक्टिवेशन एनर्जी है। यानी कि जिस रिएक्शन को आपका 2 घंटा लग रहा था, अब उस रिएक्शन को आपका 30 मिनट लग रहा है होने में। किसकी वजह से, जैसे ही मैंने कैटलिस्ट ऐड किया, एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज हुई और रिएक्टेंट जो होगा वो फास्ट होगा। कैटलिस्ट हम यहाँ पे MnO2 का यूज करते हैं, क्या लेते हैं हम यहाँ पे, MnO2 लेते हैं, ठीक है। इतना हमें समझ आ गया, बस इतना ही था, इससे ज्यादा ऐसा कुछ था नहीं इसमें, इतना समझ आ गया, ठीक है। अब देखते हैं इसके बारे में कुछ पढ़ते हैं। जो हमारी एक्टिवेशन एनर्जी होती है बेटा, पहला पॉइंट है कि हमारी जो एक्टिवेशन एनर्जी होती है वो डेल्टा जी, यानी कि जिप्स एनर्जी को ऑल्टर नहीं करती है। हम थर्मोडाइनमिक में पढ़ते हैं, हम क्या पढ़ते हैं थर्मोडाइनमिक में, डेल्टा जी पढ़ते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, जिप्स एनर्जी बोलते हैं। क्या करता है हमारी जो पहला पॉइंट, क्या करता है हमारा कैटलिस्ट डेल्टा जी को इफेक्ट नहीं करता, इसको ऑल्टर नहीं करता है। सेकेंड पॉइंट हमारा आता है, मैं इसे मिटा रही हूँ, इसी को मिटा रही हूँ, या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं अच्छे से बताती हूँ। अब आई होप आपने ले लिया होगा, ठीक है, मैं मिटा देती हूँ। तो पहला चीज मैंने क्या बोला, पहला चीज मैंने बोला कि ये आपका क्या करता है, डेल्टा जी जो होता है उसको ऑल्टर नहीं करता है, नॉट ऑल्टर्ड। ये डेल्टा जी यानी कि इसको हम बोलते हैं जिप्स एनर्जी, इसको ये ऑल्टर नहीं करता है, यानी कि कैटलिस्ट का डेल्टा जी में कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। इसको हम अच्छे से थर्मोडाइनमिक्स में पढ़ेंगे। सेकंड मेरे पास क्या होता है, सेकंड जो होता है आपका कैटलिस्ट का, वो बोलता है आपका कि कैटलिस्ट जो होता है वो बिना कंज्यूम हुए आपके रेट ऑफ रिएक्शन को क्या बोलते हैं, इंक्रीज करता है। चलो ठीक है, ये हमें पता होता है। ये बोलता है आपके पास 2 टाइप की रिएक्शन होती है। हमारे पास होती है एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है जो खुद से हो जाती है, हमें इसमें कोई भी इनिशिएशन ऐसा नहीं देना पड़ता है, और एक होती है आपकी नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, यानी कि हमें कुछ ना कुछ इनिशिएशन इसमें देना पड़ता है तभी जाके ये रिएक्शन होती है। तो ये जो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन आपकी होती है, आपका कैटलिस्ट जो होता है वो सिर्फ इसी को कैटलाइज करता है, कैटलिस्ट कैटलाइज दिस रिएक्शन। कैटलिस्ट जो होता है ओनली इस रिएक्शन को कैटलाइज करता है, लेकिन इस रिएक्शन को कैटलाइज कैटलिस्ट नहीं करता है। सेकंड पॉइंट हमारे पास ये हो गया। थर्ड पॉइंट क्या होता है, थर्ड पॉइंट हमारा ये बोल रहा होता है कि हमारा जो कैटलिस्ट होता है वो इक्विलिब्रियम रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होता है। ये क्या होता है, ये सिर्फ क्या करता है, रिएक्शन को इक्विलिब्रियम में पहुंचाने में मदद करता है। थर्ड पॉइंट हमारा ये हो गया। दोबारा बोल रही हूँ कि ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम रिएक्शन में इन्वॉल्व खुद से नहीं होगा, लेकिन इक्विलिब्रियम में पहुंचाने में मदद करेगा। दूसरा फोर्थ पॉइंट आपका है कि हमारे पास पता है कि 2 टाइप की रिएक्शन होती है, फॉरवर्ड होती है और एक आपकी बैकवर्ड होती है। तो जिस रेट से, यानी कि मान लो कि ये जो 2 रिएक्शन है, मैंने यहाँ पे कोई भी कैटलिस्ट डाला, तो जिस स्पीड से ये फॉरवर्ड को कैटलाइज करेगा
उसी रेट से ये आपका बैकवर्ड को कैटालाइज करेगा, कोई भी पार्सलिटी नहीं करेगा ये फॉरवर्ड और बैकवर्ड में, ठीक है। जिस ही तरह से वो फॉरवर्ड को कैटालाइज कर रहा है उस ही स्पीड से वो बैकवर्ड को भी कैटालाइज करता है। इतने पॉइंट्स हमें समझ आ गए कैटलिस्ट का क्या इफेक्ट होता है। तो हम अब नेक्स्ट टॉपिक में बढ़ते हैं। इसको रब करती हूं मैं, ठीक। हमारा इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, हमारा ये टॉपिक भी यहाँ पे हो चुका है खत्म। अब क्या होता है हमारे पास, कोलिजन थ्योरी ऑफ केमिकल रिएक्शन। कोलिजन थ्योरी ऑफ केमिकल रिएक्शंस। बेटा 1 मिनट रुक जाना, बस 1 मिनट। तो ठीक है बच्चों, मुझे वीडियो को पॉज करना पड़ा, एक्चुअली कोई आ गया था तो मुझे वीडियो पॉज करनी पड़ी। तो आगे हम पढ़ते हैं अब। तो मैंने कहा कोलिजन थ्योरी ऑफ केमिकल रिएक्शंस पढ़ते हैं, ठीक है। कोलिजन थ्योरी में क्या होता है, हमें पता होता है कि रिएक्टेंट आपके कोलाइड होके क्या बनाते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं, इतना हमें पता होता है, ठीक है। और क्या होता है, हम बोलते हैं, अगर मैं किसी से पूछूं कि कोलिजन थ्योरी क्या होता है, वो बोलते हैं मैम रिएक्टेंट कोलाइड होते हैं और प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। हम क्या बोलते हैं, हम देखो अब सुनते रहना, मैं बस बोलती जा रही हूँ, ठीक है। एक एक पॉइंट नोट करना। कोलिजन थ्योरी में हम क्या बोलते हैं कि जो आपके रिएक्टेंट होते हैं हम उनको क्या मानते हैं, हार्ड स्पेयर मानते हैं। क्या मानते हैं, हार्ड स्पेयर मानते हैं। और ये हार्ड स्पेयर के पास, यानी कि इन रिएक्टेंट के पास एक सफिशिएंट एनर्जी होती है जिसके वजह से ये कोलाइड करते हैं। उस एनर्जी को हम क्या बोल रहे होते हैं, उस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, थ्रेशहोल्ड एनर्जी बोलते हैं। थ्रेशहोल्ड एनर्जी बोलते हैं, ठीक। पहली चीज। अब ये दूसरी चीज हो गई, पहला हार्ड स्पेयर, सेकंड थ्रेशहोल्ड एनर्जी, कोलाइड हुआ, प्रोडक्ट बन गया, ठीक है। ऐसे टाइप का, यानी कि अब मैं बोल रही हूँ कि अगर नॉर्मल रिएक्शन है, आपकी एलिमेंट्री रिएक्शन है, तो आपके मॉलिक्यूल्स कोलाइड होके प्रोडक्ट बना रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर मैंने बोला, ये बात हुई एलिमेंट्री रिएक्शन की, एलिमेंट्री रिएक्शंस, ठीक। अगर मैं बात करती हूँ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की, तो क्या बेटा सेम ऐसे ही होगा, क्या सारे रिएक्शंस कोलाइड होंगे। देखो एलिमेंट्री में आपके 99% रिएक्शन कोलाइड होके प्रोडक्ट बना लेगा, लेकिन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में सारे आपके जो रिएक्टेंट होते हैं जिनको हमने हार्ड स्पेयर माना है वो कोलाइड नहीं होते। तो इसमें क्या कंडीशन होती है, कंडीशन, पहली कंडीशन जो होती है वो होती है प्रॉपर ओरिएंटेशन। प्रॉपर ओरिएंटेशन, यानी कि जो आपके मॉलिक्यूल्स हैं या आपके जो कंपाउंड कोलाइड हो रहे हैं या जो एलिमेंट्स आपके कोलाइड हो रहे हैं, हमने उन्हें हार्ड स्पेयर माना, उसके बाद उनका ओरिएंटेशन देखा, प्रॉपर ओरिएंटेशन उनका होना चाहिए। जैसे कि एग्जांपल मैं ले लेती हूँ, यहाँ पे मैंने लिया है ये OH है, ये आपका H है, मैंने Br की रिएक्शन कराई, एक ये है और यहाँ पे आपका OH है, H है, H है, या फिर एक काम करो OH आगे लिखो तभी आपको समझ आएगा, OH और H, ठीक है। ये दो रिएक्शन में करा रही हूँ, सेम ही है। अगर सोचो ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, अगर मैं इसको यहीं पे रिएक्शन कराने की सोचूं, ये इधर आएगा फिर ये इधर से निकलेगा। ऐसा नहीं कि मैम पहले OH निकाल दो फिर Br अटैक कराओ, नहीं, पहले Br आएगा फिर OH निकलेगा। Br क्या आएगा, यहाँ पे आने की कोशिश करेगा, तब आपका OH निकलता है। लेकिन यहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव चार्ज है, रिएक्शन क्या यहाँ पे क्या करेंगे, ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे और रिएक्शन नहीं होगी। अगर मैं बोलूं कि Br आपका इस साइड आता है, OH आपका निकलता है और H जो होता है इधर शिफ्ट हो जाता है, ये वाली रिएक्शन आपकी फेवर करेगी और आपका बन जाएगा CH और यहाँ पे Br, यानी कि आपकी बैक साइड से अटैक करेगा, क्योंकि अगर सेम साइड से करेगा तो नेगेटिव नेगेटिव है, रिपेल ही करेगा। यानी एक प्रॉपर ओरिएंटेशन हमको देखना होता है, ठीक है। हार्ड स्पेयर हमने माना हुआ है, पहला हमारा आ गया प्रॉपर ओरिएंटेशन। सेकंड मेरे पास आता है थ्रेशहोल्ड एनर्जी। थ्रेशहोल्ड
होल्ड एनर्जी, यानी कि जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स आपकी ये दोनों जो कोलाइड हो रही है, इनके पास इतनी सफिशिएंट एनर्जी होनी चाहिए कि ये एक दूसरे को कोलाइड करके डायरेक्टली आपका प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो सके। यानी कि बीच में कहीं रुकना नहीं है, डायरेक्टली आपका प्रोडक्ट फॉर्म होगा। यानी कि आपका अगर इंटरमीडिएट बन भी रहा है तो शॉर्ट टाइम के लिए बने और प्रोडक्ट फॉर्म हो जाए, यानी कि रिएक्शन ना हो पाए। तो एक थ्रेशोल्ड एनर्जी आपकी होनी चाहिए जो एक्टिवेशन एनर्जी से ज़्यादा होनी चाहिए। हम बोलते हैं जो आपके रिएक्टिंग मॉलिक्यूल है या कंपाउंड है वो आपके हार्ड पेयर होने चाहिए और एक प्रॉपर ओरिएंटेशन होनी चाहिए। वहीं पे आपकी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन भी आपका क्या देख सकते हैं, कॉलिजन दे सकते हैं। जब ये सब कुछ होता है इसको हम क्या बोलते हैं, इफेक्टिव कॉलिजन बोलते हैं। ये सब जब तीनों चीजें फॉलो होती है, ये तीनों चीजें जब फॉलो होती है इसी को हम इफेक्टिव कॉलिजन बोलते हैं। अगर इतना समझ आ गया है तो मैं इसे रब कर रही हूँ, मैं रब कर रही हूँ इसे, ठीक है। तो इतना हमें आ गया अभी तक। चलो इफेक्टिव कॉलिजन हो गया। अब आता है कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या होती है। बेटा कोलिजन फ्रीक्वेंसी कुछ नहीं होती है, बस एक इफेक्टिव कोलिजन ही होता है। होता क्या है कोलिजन फ्रीक्वेंसी में, बोला जाता है कि पर वॉल्यूम में, पर सेकंड में जितना भी कोलिजन होता है, यानी कि एक सेकंड में एक वॉल्यूम में जितना कोलिजन होता है उसी को हम कोलिजन फ्रीक्वेंसी कहते हैं, ठीक है। कोलिजन फ्रीक्वेंसी को हम एक्सप्रेस करते हैं कैसे, रेट इज इक्वल टू हो जाएगा आपका, यानी कि पहले रिएक्शन बता देती हूँ कि आपका ए है, इसने बी के साथ कोलाइड करा एक प्रॉपर ओरिएंटेशन और एक प्रॉपर एनर्जी में, यानी सफिशिएंट एनर्जी के साथ, और यहाँ पे प्रोडक्ट बनाया है, ठीक है। तो आपका जो कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या एक्सप्रेस करती है, रेट इज इक्वल्स टू जेड ऑफ ए बी ई माइनस ई ए अपॉन आर टी। ये आपका जेड ऑफ ए बी जो होता है यही आपकी कोलिजन फ्रीक्वेंसी होती है। कोलिजन फ्रीक्वेंसी होगी ये आपके रिएक्टेंट ए और बी एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, और ई माइनस ई अपॉन आर टी जो होता है ये क्या एक्सप्रेस करता है कि आपके रिएक्टिंग मॉलिक्यूल में क्या है, सफिशिएंट एनर्जी है और ये कोलाइड होने के लिए तैयार है, और इसकी एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी से क्या है आपकी ज़्यादा है। क्या बोलता है, जो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल यानी कि टोटल मॉलिक्यूल में से कुछ मॉलिक्यूल के पास सफिशिएंट एनर्जी है, वो एनर्जी आपके एक्टिवेशन एनर्जी से ज़्यादा है और वो आपके कोलाइड होने के लिए तैयार हैं। तो ये आपका होता है कोलिजन फ्रीक्वेंसी। अगर समझ आ गया, मैं आगे बढ़ रही हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं। चलो ये भी हो गया। और क्या बोलता है इफेक्टिव कोलिजन में, हमने ये सब पढ़ लिया। एक और केस होता है आपका इफेक्टिव कोलिजन का। फॉर इफेक्टिव कोलिजन का एक और केस होता है, लिखो फॉर इफेक्टिव कोलिजन, इसमें क्वेश्चन बन जाते हैं इसलिए लिख लो। क्या होता है, रेट हमने बोला क्या होती है आपकी कोलिजन फ्रीक्वेंसी, जेड ए बी ई माइनस ई ए अपॉन आर टी। जैसे मैं प्रोबेबिलिटी ऐड कर दूंगी, यानी कि ये क्या है आपका प्रोबेबिलिटी, ये प्रोबेबिलिटी जो होती है ये भी आपकी क्या करवाती है, इफेक्टिव कोलिजन कराने में मदद करती है, ठीक है। इतना सबको समझ आ गया। तो फिर हम खत्म करते हैं क्योंकि हमारा ये चैप्टर हो चुका है खत्म। अब हम क्वेश्चन करेंगे और अब हम शुरू करेंगे सॉलिड स्टेट से, कल से पढ़ना, ठीक है। फिजिकल खत्म करेंगे, हो सके तो 5 हफ्ते में, मतलब अगले महीने सितंबर एंड तक हम फिजिकल कंप्लीट करने की सोचेंगे। फिर हम क्या कराएंगे, आपका ऑर्गेनिक शुरू करेंगे, ठीक है। इतना हो गया हो तो अच्छे से पढ़ो इसको। हमारा आज का टॉपिक मतलब सब कुछ खत्म हो चुका है। अब हम फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलने से पहले अब क्वेश्चंस करेंगे नीट के, जेईई मेंस और एडवांस के, और साथ ही साथ हम चैप्टर भी शुरू कर देंगे, ठीक है। रोज मैं 5-5 क्वेश्चन करवा लिया करूँगी, और जो इम्पोर्टेंट है, और उसके साथ हम क्या करते हैं, इसकी लिमिटेशन भी पढ़ लेते हैं। जब इतना पढ़ लिया है तो कोलिजन की लिमिटेशन क्या थी। देखो लिमिटेशन क्या थी, हमने क्या बोला, अगर मैं नॉर्मली, मैंने एक एग्जांपल लिया था
कि मैंने बोल दिया, चलो मैं एक एग्जांपल ले लेती हूँ। मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल ऐसा नहीं लिया था OH H H और H, ऐसा टाइप का कुछ एग्जांपल लिया था, ठीक है। और यहाँ पे मैंने Br का टैग करवाया था। अगर मैं इसकी जगह ये ले लूँ, क्या कोई प्रॉब्लम हो जाएगी? क्या कोई प्रॉब्लम हो जाएगी? नहीं होगी ना। चलो H ही ले लो, क्यों कंफ्यूज होना है, ठीक है। ऐसे टाइप का बोला था और मैंने कहा था कि मैंने इसको क्या माना है, एक हार्ड स्पेयर माना है, तब जाके ये आपका कोलाइड करेगा, चाहे बैक साइड से करेगा चाहे आपके किसी भी साइड से करेगा, ठीक है। अब लिमिटेशन क्या है कि आपका जो साइंटिस्ट थे, हमें कोलिजन दिया किसने था? हमें जो कोलिजन दिया था वो आपके मैक्स ने और विलियम लुईस ने दिया था। कोलिजन दिया था हमें मैक्स ने और आपके विलियम लुईस ने दिया था, ठीक है। जो ये साइंटिस्ट थे इन्होंने बोल दिया था कि हार्ड स्पेयर है, हमारे जितने भी मॉलिक्यूल, कंपाउंड या एलिमेंट आपके कोलाइड्स होते हैं, ठीक है। अब अगर मैं इसको पढ़ूंगी, अगर मैं इसको अच्छे से पढ़ूंगी, जब हम इसकी ज्योमेट्री और शेप देखते हैं, इसका अपना एक शेप होता है। हम हर मॉलिक्यूल को ये नहीं बोल सकते कि आपका हार्ड स्पेयर है, इस कंपाउंड का अपना एक शेप है। ये आपका ऐसा है, H है और यहाँ पे आपका OH है, ठीक है। ये आपका कैसे टाइप का स्ट्रक्चर होता है? ये आपका टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है, ये हमने पढ़ा होता है, ठीक है। तो इसका अपना शेप है और जितने भी मॉलिक्यूल या फिर कंपाउंड होते हैं उन सबका अपना अलग अलग शेप होता है। इसने कोई शेप को डिफाइन नहीं किया, कोई ज्योमेट्री को डिफाइन नहीं किया, इसने सबको बोला कि ये एक हार्ड स्पेयर होता है। इसी वजह से यही इसका एक लिमिटेशन था। अब हमारा पूरा चैप्टर होता है फिनिश। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे क्वेश्चंस के साथ और साथ ही साथ सॉलिड स्टेट हम शुरू करेंगे, ठीक है। खुश रहो, हंसते रहो और कुछ नहीं समझ आए तो कमेंट करो। बाकी ऑल द बेस्ट एंड पढ़ते रहो, ठीक है। चलो बाय बाय।